मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आज हम अगला टॉपिक पे बात करते हैं, है ना। आइए देखते हैं, ये टॉपिक है आपका भारत का संविधान निर्माण और ऐतिहासिक संदर्भ। ठीक है, तो हम लोग का ये चल रहा है भारत का संविधान निर्माण के बारे में। तो देखिए इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, कैसे शुरुआत होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है हमारे भारत के संविधान का इतिहास। तो आइए जानते हैं, ठीक है ना। देखिए भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया का इतिहास बहुत लंबा रहा है ना। भारत में जो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, कब से शुरू हुआ, ये बहुत पुराने समय से मतलब लंबे प्रक्रिया चला है ना। लगभग आप समझ लीजिए कि जब से कहा जाए कि भारत हमारा गुलाम हुआ तो एक संवैधानिक रूप जो ब्रिटेन में बना, तो वो हमारे भारतीय लोगों पर उसका इम्प्लीमेंट करने लगे वो लोग, है ना, लागू करने लगे। तो वहाँ से धीरे धीरे लोगों में क्या हुआ, एक उत्साह जगा कि आखिर ये ऐसा संविधान का अपना उपयोग कर रहे हैं, मतलब ये नियम कानून बना करके और हमें जो है गुलाम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। संविधान की मूल भावना है कानून आधारित, इसका मूल भावना या मूल उद्देश्य कहिए कि कानून आधारित शासन जो किसी की मनमर्जी से नहीं, किसी के मनमर्जी से नहीं वरन नियम कानूनों के आधार पर चले। इसका साफ साफ कहना है कि संविधान का जो मूल भावना है ये कानून आधारित सरकार चलेगा। कैसा कानून आधारित, मतलब ये कानून बनेगा, एक नियम बनेगा और उस नियम के आधार पर चलेगा, किसी के मन मर्जी से नहीं, जैसा मन कर रहा है वैसा नहीं चलेगा, राजाओं के राज टाइप का नहीं। हालांकि उनका भी नियम होता था, लेकिन वो उनका जब मन करे तब बदल जाते थे। लेकिन अगर संविधान बनेगा तो जब मन करेगा तब नहीं बदल सकते आप, है ना। भारत के लिए सबसे पहले इस तरह का कानून 1772-73 में, अब सोचो आज से 200-300 वर्ष यानी 200-250 वर्ष पहले, है ना, 250 वर्ष पहले, यानी इस तरह का कानून 1772-73 में ब्रिटेन के संसद ने पारित किया कि एक कानून के द्वारा यानी कानून के आधार पर शासन चलाया जाएगा, किसी के मन मर्जी से नहीं चलाया जाएगा। ठीक है, ठीक, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए, एक कानून के माध्यम से संचालित करने के लिए, ठीक है, व्यवस्था लाया जाएगा। और उसी को कहा जाता है 1772-73 में ब्रिटेन के संसद ने पारित किया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, है ना। तब भारत के कई प्रांतों पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, यानी ब्रिटिश कह सकते हो आप इसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो चुका था। अब आपको यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या। कहने का मतलब यह है कि इंग्लिश मतलब आप समझ रहे हो ना, ब्रिटेन वाले अंग्रेज लोग। अब ईस्ट इंडिया क्या है? तो ईस्ट इंडिया मतलब पश्चिम, यानी ये ब्रिटेन के क्या था? पूरब में था। किधर था? ब्रिटेन के पूरब में था, है ना। तो एक कंपनी बना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ब्रिटेन है, भारत हमारा यहाँ है, तो यहाँ से बन रहा है कानून। एक कंपनी स्थापित किया गया, एक कंपनी बनाया गया, कहाँ शासन करने के लिए? यहाँ, और व्यापार करने के लिए। तो इसको कहा गया ये किधर बन रहा है? ईस्ट माने पूरब, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनेगा। ईस्ट इंडिया यानी पूरब में जो भारत है उसके लिए कानून बनेगा। ठीक है, ये कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा गया होगा, है ना। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का शासन कैसे करेगी और ब्रिटिश संसद के प्रति कैसे
उत्तरदायी रहेगी, है ना। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में भेजा गया तो वहाँ बैठे हुए जो संसद में लोग थे ब्रिटेन में, वो लोग बोल रहे थे कि भाई वो ईस्ट इंडिया पर यानी भारत पर वो कैसे शासन करेगा और हमारे संसद के प्रति वो कैसे उत्तरदायी होगा। भाई संसद अगर पूछेगा कि आपने ये बताओ भारत में गए तो क्या क्या किए, पूछ देगा कि भारत में तूने क्या क्या किया, है ना, और ये कैसे किया, तो उसका जो है उत्तर नहीं देगा। तो एक कानून के तहत जब काम करेगा तो उस कानून के हवाले होकर के वो जो है कानून के माध्यम से वो लोग पूछेगा कि भाई हमने ये कानून बनाया था, आप इतने दिन में क्या क्या किए, कैसे कैसे हुआ, इसका उत्तर दो। आज भी संसद में, हमारे भारत में भी, अगर संसद में जो भी बैठे हुए लोग हैं वो अगर सरकार से पूछते हैं कोई क्वेश्चन तो ये सरकार उत्तरदायी है कि वो सरकार उत्तर देगा उसका, ठीक है। उसी प्रकार वहां भी तो आदि बातों का विवरण था, है ना। 19वीं सदी के अंत में, 19वीं सदी के अंत में अर्थात 1800 के लास्ट में भारतीयों को नगर निगम आदि में चुनाव के द्वारा सीमित भूमिका दी गई। इससे पहले यानी 19वीं सदी के अंत के पहले भारत को इस चुनाव में कोई भागीदारी नहीं था, लेकिन 19वीं सदी के अंत में, ध्यान रखना ये क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं कि भारत को जो है चुनाव में शामिल कब किया गया और कौन सा क्षेत्र के लिए, तो नगर निगम आदि में चुनाव के द्वारा सीमित भूमिका दी गई, मतलब बहुत छोटा सा भूमिका दिया गया उसे, ठीक है। सन 1885 से स्वतंत्रता आंदोलन में लगातार यह मांग उठाई गई कि शासन में भारतीयों की भूमिका बढ़ाई जाए, यानी भारतीय लोग मांग उठा रहे थे 1885 से ही कि स्वतंत्रता आंदोलन में लगातार, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे, तो उसमें मांग उठाया जा रहा था कि शासन में भारतीयों की भूमिका को बढ़ाया जाए, यानी भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाए ताकि भारत के सदस्य भी उस शासन में हों। इसके चलते प्रशासन यानी प्रशासन में भारतीयों की भूमिका लगातार बढ़ती गई। भारतीय आबादी के बहुत सीमित अंश को प्रतिनिधि चुनने के अधिकार भी मिले और धीरे धीरे उनको जो है प्रतिनिधि चुनने के अधिकार भी मिले। प्रतिनिधि मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए विधायक, वो क्या है, प्रतिनिधि है जनता का। यहाँ देखिए आपको मैं दिखाऊं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का पिता मोतीलाल नेहरू जी हैं, ये दिख रहा है ना, ध्यान से देखिए कितनी बिल्कुल एकदम तटस्थ हो करके देख रहे हैं, है ना। तो ये हैं मोतीलाल नेहरू जी। अब ये मांग करते हैं, बहुत इनका भूमिका होता है ये संविधान बनाने में, है ना। फिर भी सभी अंतिम शक्ति व अधिकार अंग्रेज वायसराय व प्रांतीय गवर्नरों के हाथों में ही रहे। हल्का फुल्का भारतीय लोगों को भागीदारी तो उसमें दिया गया, लेकिन सारा शक्ति जो होता था वो शक्ति किसके पास था, अंग्रेज के पास। अंग्रेज के जो यहाँ पे शासन करने के लिए वायसराय आया करते थे, क्या, वायसराय, प्रांतीय गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है। तो उनके हाथों में ये पूरा का पूरा शक्ति हुआ करता था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व भर में उठी लोकतांत्रिक लहर के प्रभाव से भारतीयों ने भी सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर पूरी तरह से चुनी गई व लोगों के प्रति उत्तरदायी सरकार की मांग करने लगी। देख रहे हैं ना। अब उधर 1914 से 1918 तक यानी 1819 तक ये प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है और उसमें जो है जो लोकतांत्रिक लहर चला उसमें भारतीय लोग जो है अपना अधिकार मत यानी सार्वभौमिक मताधिकार का जो है मांग किए और पूरी तरह से चुनी गई व लोगों के प्रति उत्तरदायी सरकार की मांग भी किया जाने लगा। किनके द्वारा, भारतीयों द्वारा, ठीक है।
आइए देखते हैं, यहाँ पे इसका बहुत बड़ा रोल होता है और ये आपको ध्यान में भी रखना है। देखिए सन 1928 में, कब, सन 1928 में भारत के सभी राजनैतिक दलों ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ध्यान रखना, सन 1928 में भारत के सभी राजनैतिक दलों ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी की अध्यक्षता में एक क्या है, समिति गठित की गई, एक कमेटी बनाया गया कि जिसे भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार करना था। भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार करना था, एक रूपरेखा तैयार करना था। समिति ने अपनी रिपोर्ट जो समिति बना, ये समिति ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को पेश की, है ना, सरकार के पास। जैसे ब्रिटिश सरकार था तो उस सरकार के पास पेश की। इस प्रारूप के मुख्य प्रावधान थे। अब ध्यान रखना है कि इस प्रारूप का मुख्य प्रावधान क्या था, ठीक है, कौन कौन से प्रावधान थे, ये क्वेश्चन बनेगा यहां से, है ना। देखना, पहला प्रावधान था कि पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार, यानी सभी वयस्क महिला व पुरुषों द्वारा चुनी गई सरकार होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं मोतीलाल नेहरू जी? बोल रहे हैं, उनका कमेटी बोल रहा है कि जो सरकार होना चाहिए वो पूर्ण जिम्मेदार हो। सरकार यानी पूर्ण जिम्मेदार सरकार, यानी सभी वयस्क महिला व पुरुषों द्वारा चुनी गई सरकार हो। ये लोकतांत्रिक मांग में है, ठीक है, कि 18 वर्ष जिसका हो गया, मतलब सभी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। हमारा लोकतंत्र का चरित्र है, ठीक है। पहली मांग इनका रहा। अब बता पाएंगे ना कि पूर्ण जिम्मेदार सरकार यानी सभी वयस्क महिला व पुरुषों द्वारा चुनी गई सरकार होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा है, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया जाना चाहिए, जिसकी संख्या भारत में कम है उनके लिए, ठीक है। तीसरी बात कहा कि नागरिक अधिकार, और नागरिकों को अधिकार देना है। नागरिक की अधिकार, अब कौन कौन से अधिकार होना चाहिए नागरिकों को? जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात हमारे नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सरकार के विरुद्ध भी बोल सकता है, हंस सकता है ना, कहीं जा कर के बस सकता है, देश विदेश में घूम सकता है। ये पूरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, देश के अंदर पूरे घूम सकता है, ठीक है। ये स्वतंत्रता होनी चाहिए उनको, ठीक है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता, यानी धर्म रूप से, यानी धार्मिक मानने, यानी धर्म की, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर हिंदू धर्म वाला चाह रहा है कि नहीं मैं मुस्लिम धर्म भी मानूंगा, तो सबको माने वो, है ना। वह पंथ निरपेक्षता होनी चाहिए, किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद शांतिपूर्ण सभा होना चाहिए, है ना। सम्मेलन तथा संगठन व संघ बनाने का अधिकार भी होना चाहिए। सम्मेलन भी हम कर सकते हैं, संगठन भी बना सकते हैं, संघ बनाने का पूर्ण रूप से हमारा क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए। भाषा, अगला है, चौथा नंबर है कि भाषा के आधार पर प्रदेशों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। भाषा के आधार पर प्रदेशों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। उड़िया बोलने वालों के लिए एक उड़िया जिला बन जाए, यानी उड़िया राज्य बन गया, ठीक है। तेलुगु बोलने वालों को तेलुगु राज्य बन गया। आंध्र भाषा यानी आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर जो है राज्य का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा के आधार पर अगर मान लो करना है तो, ठीक है। तो इस तरह से सन 1928 के बाद भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तीव्र होता गया, है ना। ये तो हमारा मांग रखा गया था और आंदोलन भी तीव्र हो रहा था, बिल्कुल उग्र टाइप का। उसके दबाव को देखते हुए सन 1935 में ब्रिटिश संसद ने
भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया। देखिए उसके दबाव, यानी जो ये आंदोलन का दबाव था, इस दबाव को देखते हुए सन 1935 में ब्रिटेन में बैठी शासन यानी संसद ने भारत शासन अधिनियम, ध्यान रखना कौन सा, भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया, जिसमें भारत में एक सीमित हद तक चुने गए सदनों व उत्तरदायी मंत्रिमंडलों द्वारा शासन का प्रावधान था। क्या था कि 1935 में जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया, जिसमें भारत में एक सीमित हद तक, एक दायरा में हद तक चुने गए जो सदन थे, यानी सदनों व उत्तरदायी मंत्रिमंडलों द्वारा शासन का प्रावधान था उसमें। ठीक है, इसके कई प्रावधान ऐसे थे जो बाद में स्वतंत्र भारत के संविधान में भी समाविष्ट हुए। उदाहरण के लिए आइए जानते हैं वो कौन कौन से चीज थे, है ना। देखिए, केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा विधायिका में बहुमत दल द्वारा, केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा होगा, विकेंद्रीकरण समझिए, विधायिका में बहुमत दल द्वारा मंत्रिमंडल का गठन और सदन के प्रति उत्तरदायी सरकार, और सदन के प्रति क्या, उत्तरदायी सरकार, दलितों के लिए सीटों का आरक्षण आदि। लेकिन कुछ बातों में सन 1935 के अधिनियम से स्वतंत्र भारत के, है ना, स्वतंत्र भारत के संविधान में बहुत फर्क था। सन 1935 में मताधिकार भारत की एक बहुत सीमित आबादी, केवल 10% को ही प्राप्त था। सोचो 1935 में मात्र 10% लोग ही वोट डाल सकते थे, वो भी कौन, पढ़े लिखे लोग, थोड़ा जानकार लोग, है ना। कुछ सीट केवल विशेष धर्म के लोगों के लिए आरक्षित था, जहां केवल उस धर्म के लोग जैसे मुसलमान, सिख या ईसाई ही वोट डाल सकते थे। सन 1935 में भारत को पूरी स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त वायसराय या गवर्नर के पास कई महत्वपूर्ण अधिकार थे। सारा का सारा अधिकार जो ब्रिटिश सरकार गवर्नर बना करके भेज देता था, उसके पास हुआ करता था, है ना। और वे चुनी गई विधायिका व सरकारों को भंग कर सकते थे या उनके द्वारा पारित कानूनों को अमान्य कर सकते थे। सन 1935 के संविधान के आधार पर, सन 1935 के संविधान के आधार पर सन 1937 में प्रांतीय विधानसभा, क्या, प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए और अधिकतर प्रांतों में कांग्रेस दल की सरकारें बनी, लेकिन केवल 1939 तक चल पाई। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तेज हुआ और जन सामान्य के आक्रोश से स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज राज अधिक दिन नहीं चल सकता। ठीक है, तो ये बात है। अब आपको क्वेश्चन यहाँ से लिखना है। ये क्वेश्चन जो नीचे दिया गया ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना है ना। स्वतंत्र भारत के संविधान और 1935 के अधिनियमों में किस तरह के अंतर थे, ये अंतर क्यों थे, स्पष्ट कीजिए। ये आपको ये क्वेश्चन लिखने हैं ना। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, पढ़ना, समझना उसके बाद। और एक क्वेश्चन है कि भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया 1928 में,
कब 1928 में कितने प्रारूप को सौंपा गया था, इसकी जो है वर्णन कीजिए। ये जितने प्रारूप सौंपे गए थे ये पूरे के पूरे प्रारूप आपको लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, बाकी अगले दिन हम फिर बात करेंगे। धन्यवाद।